अरे ठीक है, किसी के पास जल ना लो दे दो, हाँ नॉर्मल ही चाहिए बस, ठीक है यहाँ रख दो। चलो तो यार अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे बातें क्या सेंटर ऑफ मास से शुरू करी थी। सेंटर ऑफ मास जाना कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है जो पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पूरे मासेस को कंसंट्रेटेड माना जा सके, बोलो क्लियर एकदम। इस पर अपन चर्चा करेंगे कि भैया किन परिस्थितियों में माना जा सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं। खैर ये आगे का मुद्दा है, बोलो सही है। अभी हमारा मुद्दा है कि आखिर ये मैथमेटिकल पॉइंट सिस्टम में कहां मिलेगा। तो मैंने कहा इसके लिए अपन लोगों ने डिफाइन कर रखा है, हाँ या ना। अपन लोगों ने डिफाइन कर रखा है अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो तो जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी RCOM, that can be find out by the M1 R1 plus M2 R2 and so on Mn Rn और अपॉन के M1 plus M2 Rn। और इसी तरह से XCOM YCOM क्या ZCOM निकाल सकते हो। फिर आपको पता है कि दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन पर ही लाई करता है। हाँ, जिधर मास ज्यादा उधर शिफ्टेड होगा, अगर मास बराबर है तो क्या मिड में होगा। नहीं आ रहा समझ। एक और बात समझ में आती है कि सेंटर ऑफ मास दो मासेस को डिवाइड करता है उनके इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में, यस और नो। फिर अपन लोगों ने भाई साहब ये तो पॉइंट मासेस की चर्चा थी, हो चुकी है। अभी जो चर्चा का विषय अपने लिए बाकी है, क्या मेरे भाई कंटिन्यूअस बॉडी पर शुरू हुई थी। और कंटिन्यूअस बॉडी हमारे लिए दो तरीके की मिलने वाली है, एक सिमेट्रिक और दूसरी एसिमेट्रिक। तो कल शायद थोड़ा थोड़ा बस आगाज हुआ था सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन, यस और नो। तो हेडिंग फिर से भाई साहब अगर डली हो तो फिर से शगुन का लगा ले, सिमेट्रिक 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 बॉडी COM, यानी हम किसका ढूंढने वाले हैं, सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, बोलो सही है। यहां पर एक शब्द मैंने यूज किया था कि सिमेट्रिक के साथ साथ बॉडीज कैसी अगर हो जाए यूनिफॉर्म। अरे समझ में आ रहा है क्या। सिमेट्रिक के साथ साथ मेरे भाई कैसा हो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, एक जैसा हो थ्रू आउट द बॉडी, यस और नो। और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है मतलब डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे सही है। तो अगर बॉडी सिमेट्रिक है और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है देन सेंटर ऑफ मास जो होगा एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, बोलो समझ में आया क्या। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, बोलो सहमत है सब लोग। ज्योमेट्रिक सेंटर, अरे समझ आया क्या बाबू। अब जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे अपन ले लिए, ये रहा स्फीयर, कौन है भाई, स्फीयर ले लो, शेल ले लो। अब ये स्फीयर और शेल क्या है, जब कभी स्फीयर बोला जाए मतलब वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड स्फीयर, यस और नो। हाँ, अगर शेल बोल रहा है मतलब वो स्फीयर की बात कर रहा है मगर हॉलो स्फीयर की। तो स्फीयर हो, शेल हो, रिंग हो, डिस्क हो, बोलो सही है। यानी कितनी चीजों की चर्चाएं एक साथ कर रहे हैं। यहां पर वो स्फीयर हो, वो शेल हो, अरे सही है, वो मेरे भाई रिंग हो और या फिर मेरे भाई डिस्क हो, अरे सहमत है आप लोग। तो उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा C, यही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। मुश्किल लगा क्या, डाउट है। अब जरा सा मेरी बात सुनना। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे पास क्यूब है, क्या है भाई, क्यूब है, स्क्वायर प्लेट है, अरे समझ में आ रहा है क्या। इन सब का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करेगा, बोलो क्लियर एकदम। वंस मोर, तो यहां पर लाई करेगा क्या चीज, सेंटर ऑफ मास। अगर मान लीजिए मेरे भाई स्क्वायर प्लेट है तो एकदम सेंटर पे ही, यार सेंट्रॉइड होगा यार, डाउट है। ठीक है भाई, यहां तक। अगर लेकिन मैं बात किया, ये कौन है अपना, ये है क्यूब, कौन है भाई, क्यूब। ये कौन है मेरे भाई, स्क्वायर प्लेट, अरे सहमत हो आप लोग। अगर लेकिन मेरे भाई ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ले लो तीसरा। अभी चौथे की मैं बात करूं, यूनिफॉर्म रॉड, कौन है भाई, रॉड, अरे सहमत हो सब लोग। रॉड यूनिफॉर्म है मतलब अब ये देखना फर्क समझना। यहां पर रिंग और डिस्क, रिंग जो है वो वन डायमेंशनल बॉडी है, मतलब जो मास होगा वो पूरी लेंथ पे खाली होगा, यस और नो। यानी रिंग जो होगा वो वन डायमेंशन का होगा, जबकि जो डिस्क होगा उस पे मासेस कितने डायमेंशन में होगा, दो डायमेंशन। लेकिन सेल में भी मास सिर्फ सरफेस पे होगा, बोलो सही है। यानी इस पे भी मासेस जो होंगे वो दो डायमेंशन में, लेकिन अगर स्फीयर है इस पे मासेस तीनों डायमेंशन। सहमत है आप लोग। वहीं की जगह स्क्वायर प्लेट पे जो मास होगा वो पूरे थ्रू आउट द प्लेट होगा, क्या टू डायमेंशन पे हो जाएगा।
सर कई लोग कह रहे कि रिंग में भी तो सर, अरे रिंग जरा देखो तो, क्या मास केवल इस पेरीफेरी पे ही बैठा हुआ है? अंदर अंदर का माल खाली है। तो आप देखो इस पे भी जो मास होगा वो कितने पे एग्जिस्ट करेगा? 2D। लेकिन अगर क्यूब है और सॉलिड मान के चल रहा हूं तो मास कहां पे एग्जिस्ट करेगा? 3D। अगर रॉड की बात करी जाए तो बताओ लेंथ पे ही खाली लाई करेगा यार? नहीं आ रहा समझ? तो इस पे भी खाली मास कहां एग्जिस्ट करेगा? 1D पे। और याद रखना एकदम सेंटर यानी L/2 पर ही क्या लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास। सहमत है सब लोग? अच्छा, लेकिन अगर आखिरी पॉइंट में बात करूं ट्रायंगल की, किसकी बात करूं भाई? ट्रायंगल। मैंने बात करी इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसके लिए भाई? सहमत है सब लोग? आप देखो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मेरे भाई एकदम सेंट्रॉइड पर ही लाई करेगा। बोलो सही है? और इनका जो सेंट्रॉइड होता है ये बेस से 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बोलो सही है? यानी कि अगर ये वाली लेंथ होगी x तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2x। सब लोग सहमत हैं? और चीखने की जरूरत है? समझ में आया है? तो सिमेट्रिक बॉडीज में थोड़ा थोड़ा बातें भाई साहब आप निपटा लेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ बना ले फटाफट, तुरंत प्रभाव से बना ले और लिख ले एक पॉइंट कि सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास अगर डेंसिटी कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। सब लोग सहमत हैं? चेपो फटाक से, 2 मिनट का टाइम है। चेपो। हाँ जी बेटा, वो देख, रॉड का मतलब क्या है कि ये रॉड सत्य शब्द है, थिन रॉड। आपने तार देखा है? तार, वो तार इज जस्ट अ थिन रॉड जिसमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट 1D हो ही नहीं सकता। हम अदर 2 डायमेंशन को नेग्लिजिबल मानते हैं, कोई भी डायमेंशन 2D हो ही नहीं सकता, उसकी किसी एक डायमेंशन को नेग्लिजिबल मानते हैं। आपके जो चश्मे के फ्रेम में लगा हुआ है पतला सा तीली, इट्स अ रॉड। अब देखो इसकी लंबाई के रिस्पेक्ट में जो थिकनेस है कितनी छोटा है, समझ में आ रहा है ना? जैसे आपने तार देखा है ना, जस्ट अ रॉड। चले भाई, ठीक है। यूनिफॉर्म ना बोले तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, फिर हमको इंटीग्रेट फ्रेट करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं मेडिकल में कभी नहीं पूछा जाएगा। नहीं इसका भी क्या बताया था कि x होगा तो कौन सा पार्ट 2x होगा? बताया था कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो याद रखना ये बेस से होगा x तो ऊपर से होगा 2x। ठीक है जी, चले अब देखें आगे मैं इसकी कैलकुलेशन पे जाऊं इससे पहले कुछ चर्चाएं मुझे करनी है जो आगे थ्रू आउट द लेक्चर अपनी को जरूरत पड़ेगी। तो हेडिंग डाल ले चर्चा अबाउट डेंसिटी, चर्चा अबाउट डेंसिटी। हेडिंग डाल ले चर्चा अबाउट डेंसिटी या चर्चा ऑन डेंसिटी डालने, चर्चा ऑन डेंसिटी। हाँ जी गरीब हो, सुने ध्यान से। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो सभी से पूछूं व्हाट इज डेंसिटी, तो मास अपॉन ऐसा लोग बोलते मगर ये गलत इंफॉर्मेशन है, सही नहीं है। ये मास डेंसिटी आप बताते हो अभी 3D के लिए, भाई 3D में ही वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, 2D में तो वॉल्यूम नाम की चीज ही नहीं होती है क्योंकि एक डायमेंशन को हमने ऑलमोस्ट क्या मान लिया है? नेग्लिजिबल। सहमत है आप लोग? तो सबसे पहले जब कभी हमें चर्चा करनी हो डेंसिटी की तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरह की बॉडी के लिए डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं। बोलो सही है? बॉडी हमारी 2D है, बॉडी हमारी 3D है या बॉडी हमारी 1D? अरे सही बात है ना? अगर बॉडी हमारी 1D है तो इसमें मास कहां है? सिर्फ लेंथ पर। अरे सही बात है? तो इसके लिए हम डिफाइन करते लीनियर मास डेंसिटी। क्या डिफाइन करते? लीनियर मास डेंसिटी। अरे बोलो समझ में आया क्या? लेकिन अगर मेरी वजह से ट्रायंगुलर प्लेट दिख रहा है, इसमें भी मास दोनों डायमेंशन में फैला हुआ है, सही है? कुछ इस लेंथ में और कुछ इस लेंथ में। अरे सहमत हो? वही हाल हमारे लिए 2D ऑब्जेक्ट के लिए स्क्वायर प्लेट पर भी कि जो मास है क्या 2 डायमेंशन में फैला हुआ है। अब 2 डायमेंशन कहने का मतलब क्या एरिया पे फैला हुआ है?
और ऐसी कंडीशन में हम लोग जो डेंसिटी नाम की टर्म डिफाइन करते हैं वो कहलाती है एरियल डेंसिटी। क्या कहलाती है? तो आप इस चीज के लिए क्या डिफाइन करोगे? एरियल डेंसिटी। अरे समझ में आ रहा है क्या? एरियल डेंसिटी। याद रखना, एरियल डेंसिटी को दुनिया वाले सिग्मा से शो करते हैं, लीनियर डेंसिटी को दुनिया वाले लैम्डा से। अरे तो जल्दी बताओ, इसके लिए लैम्डा, सिग्मा या कुछ और क्या डिफाइन किया जाएगा? अरे ट्रायंगुलर प्लेट है यार, क्या डिफाइन किया जाएगा? समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या डिफाइन किया जाएगा साहब? सिग्मा। सहमत है आप लोग? अभी आप लेकिन 3D बॉडी के देखो तो इसमें लेंथ भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। बोलो सही है? तो जनरली हम इसके लिए जो डिफाइन करते हैं वो वॉल्यूम डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम डेंसिटी। बोलो सहमत है आप लोग? इसको हमारे दुनिया वाले किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। तो आप जल्दी मुझे बताओ, डिस्क के लिए लेमडा, सिग्मा या रो? लेमडा, सिग्मा या रो? खैर ठीक है भाई साहब, इसके लिए सिग्मा। रिंग के लिए? रिंग के लिए आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, शेल के लिए सिग्मा, जबकि स्फीयर के लिए समझ में आ रहा है? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि डेंसिटी 3 तरह की हो सकती है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। सहमत है आप लोग? अब ये क्या होती है, क्या ये बात समझना चाहिए? लीनियर मास डेंसिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लेंथ, यस और नो? एरियल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एरिया एंड सिमिलरली फॉर वॉल्यूम। अरे वंस मोर, ये चेप लो फटाक से, फिर मैं आगे बात करूं, एक एक करके चर्चा करूं डेंसिटी पे। हाँ जी, मिटा दूं? मिटा पीछे? ठीक है, अरे जल्दी। एरियल डेंसिटी सिग्मा। अरे तुम आगे बैठ के भी गा। अस्तित्व जी, ध्यान इधर रहेगा, समझ सब आएगा। ये बात तुम्हें पता है कि मास्टर जबरदस्त पढ़ाता है, बस तुम्हें नहीं समझ में आता। उसकी वजह सुन लो, नीचे देखते हो तुम। आसमान में तारे देखने से अच्छा बोर्ड पे देखोगे, सब समझ में आएगा। हाँ जी, मिटा दूं? चले, चल। हाँ भाई, तो सबसे पहले हेडिंग अपन लोग लगाएंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी शगुन का बोले तो लैम्डा। अब सुनिए, लीनियर मास डेंसिटी आखिर पहली बात तो समझ में आता है कि किसके लिए भैया? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए बात करी जाएगी। कलम नीचे कर लें, कमर सीधी कर लें और आंख मेरी तरफ कर लें। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है? आप देखना ध्यान से। तो जैसे मान लीजिए मेरे भाई, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास, मैं एग्जांपल के लिए कोई एक वन डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट पकड़ रहा हूं और वो मेरे लिए कौन सा है? रॉड। अरे बोलो सही है? तो आपने क्या करा, इस रॉड पर मास कुछ होगा m और इसकी लेंथ कुछ होगी l। तो इसकी जो डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लिखी जाएगी LMD। LMD बोले तो लीनियर, सही बात है ना? इस लेमडा को लिखा जाता है टोटल मास। क्या लिखा जाता है भाई? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अरे बोलो, समझ में आया क्या? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि आप लिखोगे m/l। अरे सही है? आप इसकी जरा यूनिट देखो, इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर। अरे सहमत है? अच्छा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ करा है, बेसिकली इसकी जो यूनिट आ रही है वो kg पर मीटर। तो मैं अगर चाहूं तो छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ, लेकिन छोटा सा मास क्या मतलब, मैं बहुत छोटा मास भी ले सकता हूं, यानी dm/dl। अरे सही है? dm/dl बोलो, dm/dx बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं कई बार क्या करूंगा, आगे आने वाले दिनों में मैं क्या करूंगा, यहां से x दूरी पर जाऊंगा और एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ूंगा जिसकी लेंथ मैं बोलूंगा, कहूंगा बहुत छोटी है, कितनी है? dx। तो इस पर मास कितना होगा? dl। अरे तो सर इसके लिए लेमडा क्या लिखोगे? लेमडा लिखूंगा dm/dx। नहीं आ रहा समझ? यानी कई बार अगर जरूरत पड़ेगी तो डीएम की वैल्यू क्या लिख दूंगा? लैम्डा इंटू dx। तो चाहे आप कहो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, कहो छोटा सा मास अपॉन छोटी सी लेंथ। वंस मोर, तो आपने बात किसकी करी है? लीनियर मास डेंसिटी।
सब लोग सहमत हैं? अब लेमडा, एक मिनट रुक जाओ, 100 रुपए में 200 टॉफी तो 1 रुपए, 1 रुपए में दो, 2 रुपए में 4 टॉफी तो 1 रुपए, फिर से दो। एक्चुअली ये आप अगर इसको फील करना चाहते हो कि ये है क्या, तो लीनियर मास डेंसिटी कहती यूनिट लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो? तो यूनिट लेंथ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कांस्टेंट ही रहेगा यार। वंस मोर, और प्रकाश डालूं? ऐसा नहीं है कि भैया डी लेमडा आ जाएगा सर, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अरे समझ आ रहा है क्या? अरे लेमडा छोटा बड़ा थोड़ी हुआ है, लेमडा तो वही डिफाइन किया गया है। अरे सहमत है आप लोग? और चिल्लाऊं या समझ में आया है? अब अगर समझ में आया है तो अगली हेडिंग डाल ले, एरियल मास डेंसिटी। अगला हेडिंग चेप ले भाई सब। अरे कोई घबराने की बात है ना है? ठीक है, अगला देखिए, एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी बोले तो सिग्मा। अब याद रखना, एरियल मास डेंसिटी 1D 2D, 1D 2D, तो आप तुरंत प्रभाव से कहोगे भैया इसको डिफाइन किया जाता है जनरली किसके लिए? 2D के लिए। सहमत है सब लोग? अब जरा सुनना, इसको लिखा जाता है एरियल मास डेंसिटी को कि सिग्मा बराबर लिखा जाता है टोटल मास। क्या लिखा जाता है भाई? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, वो एरिया जिस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यस और नो? जैसे मान लीजिए मेरे भाई, इस पे भाई यहां पर m मास है, बोलो क्लियर एकदम? m मास है और ये स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ कितनी है? a। तो आप इसका जो सिग्मा निकालोगे वो लिखोगे टोटल मास दैट इज m, या a नहीं लिखोगे, a स्क्वायर लिखोगे। अरे स्क्वायर का एरिया a नहीं है, वो तो साइड लेंथ है यार, इसलिए भावुक नहीं होना है, बहुत ध्यान से। अच्छा इसकी यूनिट पर फोकस करो, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी ऊपर लेना है मास और नीचे लेना है लेंथ का स्क्वायर। अरे सहमत है आप लोग? वंस मोर, तो हम लोग कई बार ऐसा करेंगे कि यहां पर x दूरी पर जाकर बहुत छोटी सी स्ट्रिप पकड़ने की कोशिश करेंगे पूरी फिजिक्स में, अगर कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आप इसके लिए सिग्मा लिखोगे। इस भाई साहब इस पे जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? dx। अरे और आपको पता है लेकिन ये लेंथ तो मेरे भाई a ही है। अरे ये लेंथ थोड़ी बदली है सर, ये a थी, अब स्क्वायर है तो ये भी a होगा यार। तो आपसे पूछा सिग्मा क्या लिखोगे? सर इसका मास होगा dm, तो मैं लिखूंगा dm अपॉन ये छोटा सा एरिया, और छोटा सा एरिया तो छोटा सा रेक्टेंगल है। भाई आप कहोगे ये रेक्टेंगल को देखो, इस रेक्टेंगल को देखो, इसकी ये विड्थ कितनी? dx, ये लेंथ कितना? a, तो इसका जो छोटा सा एरिया होगा dA, वो क्या लिखोगे मेरे भाई? a इंटू क्या लिखोगे? dx। वंस मोर, तो आप चाहो तो क्या लिख दो? छोटा सा मास अपॉन छोटा सा एरिया, चाहो लिखो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। यानी कि सिग्मा अगर आप डीएम को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू डीए। सहमत हो आप लोग? और भाव भाव करने की जरूरत है? समझ में आया है? अरे डाउट है? मुंह देखना बंद करें, इतना चेपे। हाँ जी, इसको निपटा दिया जाए। हाँ ठीक। रुक जाओ, कहा है? ये नहीं लिखा हूं, कहां पर? अरे तो डैश, बट ये डीए ही है वे, डीए का मतलब स्मॉल एरिया। अरे अच्छा, ये राइटिंग दुख दे रही है। ले हो, मेरे को नोबेल प्राइज मिलने वाला था, वो तो मैंने ही वापस कर दिया कि यार राइटिंग, आप समझते हो सबको पता चल जाएगा राइटिंग जबरदस्त है। हाँ जी, तो गरीबों तीसरा आना चाहिए अपने मार्केट में, और तीसरे का नाम क्या है भैया? वॉल्यूम डेंसिटी। सर तो हम लोग जो पढ़ते थे वो क्या था भाई? हाँ इधर सुन ले, जब तक कोई शब्द ना बोला जाए तब तक ये बात समझ लीजिएगा, अपने मन मंदिर में बसा लीजिएगा कि जिस डेंसिटी की बात की जा रही दरअसल वो कौन सी डेंसिटी है? वॉल्यूम। मतलब आपको चुपचाप मान लेना है कि मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर बॉडी मेंशन है कि 1D है, 2D या 3D, तो क्या मेरे भाई फिर उसके अकॉर्डिंग चर्चा करनी पड़ेगी? डाउट है? सुने ध्यान से, वॉल्यूम डेंसिटी पर फोकस करें। तो वॉल्यूम डेंसिटी अगर मैं बात करूं VMD,
VMD मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसको रो नाम के सिंबल से दिखाया जाता है। और वही सिंपल बात टोटल मास, क्या चीज भाई, टोटल मास, और अपॉन क्या लिखेंगे भैया, टोटल वॉल्यूम। सहमत है आप लोग? मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई स्फीयर पड़ा हुआ है, स्फीयर, स्फीयर बोले तो सॉलिड या होलो, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया, भाग यहां से। इधर देखो ध्यान से, मेरी बात देखो ध्यान, ये अभी माना जाएगा, अरे माना जाएगा यार, ठीक है। अभी मैंने कहा इसकी रेडियस है कुछ r और इसका मास रहा कुछ m, तो जल्दी बताओ कितनी डेंसिटी लिखोगे, तो आप कहोगे मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, मतलब इसकी जो डेंसिटी बनने, इसकी जो यूनिट बनने वाली है केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं चाहूं इसके लिए भी छोटे से वॉल्यूम के लिए डिफाइन कर सकता हूं, तो मैं इसकी डेंसिटी रो लिखूंगा छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लिखूंगा वॉल्यूम, यानी डीएम बराबर जरूरत पड़े तो क्या लिख दूंगा, रो इंटू डीवी। अरे सहमत है आप लोग? दरअसल ये सारी चीजें आज इसलिए इतने डिटेल में पढ़ा दी हूं क्योंकि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां ये भर भर के जरूरत लगेगा। एक तो भाई साहब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिना इसके काम चलने वाला, और इसी के एनालॉगस लगभग जब अपन इलास्टिसिटी की बात कर रहे होंगे, या फिर जब अपन आगे जाएंगे और उसमें एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, वहां पर करंट की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। सहमत है आप लोग? बट जैसे यहाँ मास डेंसिटी चल रहा है, जो रोल यहाँ मास प्ले करेगा इलेक्ट्रो में वही रोल चार्ज, अरे सही है, और आगे चल के वही रोल प्ले करेगा करंट। अरे सहमत है आप लोग? मुंह देखना बंद करें, फटाफट चेप लें, फिर आगे बात करेंगे। क्या ये वाला? अरे भैया छोटे से एरिया पे जो मास होगा कितना होगा, डीएम, अपन छोटे से एरिया को मैंने डीए का, अब इस डीए की वैल्यू क्या लिख सकते हो, इस डीए की वैल्यू भैया, ये स्ट्रिप जो आपने मानी है ऐसे जनरल मानी है, क्या मानी है भैया, कि ये जो ए लेंथ तो ए है और ये डीएक्स और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब ए इंटू क्या लिखोगे, डीएक्स। यही ये छोटा सा एरिया यहाँ पे चेप दिया आपने। अरे तुम, हाँ भाई मिटा दिया जाए, ठीक है। अरे भाइयों, अरे 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 जिंदा है? चले भाई, अगली सवाल छोटे छोटे अपन लोग निपटाएंगे, और देखना ध्यान से। अभी क्या है, अपने को एक बात पता है कि अगर बॉडी सिमेट्रिक है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डेंसिटीज उनकी कांस्टेंट है, अलग बात लैम्डा भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, और सिग्मा भी। अगर डेंसिटीज कांस्टेंट है और भाई साहब आपको पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, और बॉडी सिमेट्रिक है, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर। अरे सही बात है। तो भाई ठीक है, छोटे छोटे आप बातें मुझको बता दो। मैंने कहा मेरे पास ये रहा एक स्फीयर, कौन रहा, मुश्किल लगा क्या, डाउट है? मैंने कहा देखो मेरे पास एक अगली बॉडी रही क्यूब, कौन रही भैया, क्यूब। अरे सहमत हो आप लोग? ये रहा अपना स्फीयर जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो। अरे सहमत है आप लोग? और इसकी डेंसिटी बोली गई है 2 रो। बोलो क्लियर एकदम? आपसे पूछा गया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। सवाल नोट करें फटाफट और तुरंत प्रभाव से चालू हो जाए। रो, ये 2 रो, अरे तुम सिग्मा कहां है, सिग्मा, और रेडियस इसकी ले लें, इसकी जो साइड लेंथ है वो भी आर है, और इसकी जो रेडियस है वो भी कितनी है, आर है। चले भाई बता दें। मास वास कुछ, इसका डायमीटर 2r ले ले, इसका जो विड्थ है 2r ले। मास वास नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखी, क्यों मास देगा वो? अरे ऑब्वियसली 2r होगा यार,
चलो भाई चेपो फटाफट, इसको मिटा दूं, ये वाली। बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, छो हल्की सी। कौन सा ये क्यूब बोला हूं चचा, रो दे रखा, कैसे स्क्वायर हो सकता है? हाँ वो इस ऑब्वियसली स्फीयर, अरे लिख देता हूं भैया, और सेंटर ऑफ स्फीयर बोला भी है। चल एक क्यूब भाई, और क्या, ये बड़ा डाउट था। आओ, अरे पीछे वालों कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ जी, पीछे वालों से आगे वाले कुछ पल्ले पड़ रहा है? दर्द तो ना हो रही है? चेपो फटाक से। हाँ भाई चल शिवांश जी करें, तब तक मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा। ठीक है ना? ठीक है। याद रखना, सेंटर ऑफ मास जब कभी आपको बताना हो तो कोई ना कोई रेफरेंस जरूर ले लीजिए, वरना जानलेवा हो जाएगा। और रेफरेंस अगर दिया हो तो अच्छी बात है, जैसे इसमें दे रखा है कि आपको ओरिजिन सेंटर, इधर सुन, सेंटर ऑफ मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ही तो बताना है। पोजीशन मतलब उस पॉइंट की लोकेशन ही तो बताना है। नहीं आ रहा समझ? तो आप जरा इस बात को देखो, आपको पोजीशन बताना है तो पोजीशन बताने के लिए लेना पड़ेगा कोई ना कोई रेफरेंस। जैसे यहां पर दे रखा है कि कहां से बताना है, सेंटर ऑफ स्फीयर से। यहां पर पूरी पूरी एक्सिस दे रखी है, बोलो सही है? डाउट है? चेपो फटाक से और बताओ तुरंत प्रभाव से, ये आइडेंटिकल स्फीयर कौन सा? आइडेंटिकल स्फीयर, आई डोंट नो, 9 बाई, हाँ हो सका कुछ। अरे इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर सुनो, पहले बताओ एक बात बताओ, सुन सुन, अरे रुक जा, ये अपने आप में क्या है? स्फीयर। स्फीयर का अगर यूनिफॉर्म स्फीयर, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अरे इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ये कौन है? क्यूब। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके ज्योमेट्रिक। सहमत है आप लोग? अच्छा आप देखो, स्फीयर ऐसा कुछ होगा और क्यूब ऐसा कुछ होगा, हाँ या ना? तो मुझे सिर्फ इसी दिशा में बात करनी है, क्योंकि इस और बाकी सारी डायमेंशन में क्या है? सिमेट्री। अरे सही है? आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास भी, जैसे मान लो अगर एक स्फीयर लो, ऐसे काटोगे तो स्फीयर जैसे आधा होगा वैसे क्यूब भी आधा हो जाएगा, बोलो सही है? बस दिक्कत कहां आ रही? इस इधर स्फीयर और इधर स्फीयर और उधर क्यूब है, तो जो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी क्या इसी डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में कोई शिफ्टिंग होनी नहीं, क्योंकि इधर से भी काटोगे तो ऊपर आधा स्फीयर और आधा क्यूब, नीचे भी आधा स्फीयर आधा क्यूब। इधर काटा तो इधर आधा स्फीयर और आधा, नहीं आ रहा समझ? हाँ अगर ऐसे काटोगे तो पता चला इधर स्फीयर रह गया उधर क्यूब। नहीं आ रहा समझ? डाउट है? तो अपन करेंगे क्या, अपन सबसे पहले इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मासेस खोज लेते हैं। मैंने कहा ये रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, बोलो सही है? ये रहा। अरे सहमत है आप लोग? ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, बोलो क्लियर एकदम? ठीक है साहब, ये रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, और यहां इसी लाइन पर आगे जाके रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब। और अब सेंटर ऑफ मास से आप क्या समझे? तो मास्टर ने बिल्कुल सत्य बोला है कि आप सेंटर ऑफ मास को वो पॉइंट मत समझिए जहां पूरे पूरे मासेस कंसंट्रेटेड माना जा सके,
और एक शब्द फिर ये बोला था कि इन सम सर्कमस्टेंसेस वी कैन अज्यूम, यस और नो। और याद रखिए जब भी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप पूरे पूरे मास को एक जगह कंसंट्रेटेड मान लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि आप लोकेशन निकाल ही रहे हो। अरे हालांकि इस बात पे मैं और रोशनी डालूंगा कि भाई साहब कहां पर आप मान सकते हो और कहां पर नहीं। बोलो सहमत है आप लोग? वंस मोर। तो आप अभी मास्टर के बातों पर विश्वास कीजिए और ये मान लीजिए कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहां, मतलब पूरे स्फीयर के मास को यहां कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। वंस मोर। तो आप तुरंत कहे कि भैया यहां होगा मास ऑफ स्फीयर रखा होगा और यहां कौन रखा होगा? मास ऑफ क्यूब। अब सबसे बड़ी बात यह कि मास ऑफ स्फीयर निकालना। क्या मुझे स्फीयर की डेंसिटी पता है? तो स्फीयर की डेंसिटी से क्या स्फीयर के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी बराबर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई साहब मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नहीं आ रहा? वंस मोर। जिंदा है? तो आपने लिखा 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। बोलो सहमत है आप लोग? अब आपसे पूछा जाए मास ऑफ क्यूब के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप कहोगे डेंसिटी कितनी है? 2 रो इनटू वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। अरे और साइड लेंथ कितनी है? 2r। क्या उसका क्यूब बन जाएगा? तो 2 का क्यूब 8 और 8 दूनी 16। तो आप लिखोगे 16 रो आर क्यूब। सहमत है आप लोग? अब आप मुझे बताओ, आप इस सवाल को ट्रीट कर लीजिए इस तरह से कि मेरे भाई, आप इस तरह से ट्रीट कर लीजिए कि यहां पर एक मास रखा हुआ है जिसका नाम है मास ऑफ स्फीयर, और उससे कुछ दूरी पर एक मास रखा हुआ है मास ऑफ क्यूब। दोनों की वैल्यू दिख रही है। अब इनके बीच की दूरी कितना आपको पता है? यहां से दूरी कितनी होगी मेरे भाई? ये आपको पता है r होगा यार, और यहां से दूरी कितनी होगी? r होगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी? 2r। यस और नो? और कहां से बताना है? इससे बताना है। अरे इससे लोकेशन बताना है किसकी? सेंटर ऑफ मास। और दो मासेस का सेंटर ऑफ मास क्या उनको मिलाने वाली लाइन पे होगा? उनके बीचों बीच में होता अगर बराबर होते, मगर यहाँ पर जिसका मास ज्यादा उधर शिफ्टेड होगा। मास किसका ज्यादा दिख रहा है? मेरे ख्याल से क्यूब का ज्यादा दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से क्या मेरे भाई मिड में ना होकर यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा यहां से मान लेते हैं आर दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर? तो आपको याद आना चाहिए आर की वैल्यू क्या होगा? इससे निकाल रहे हो उसके सामने वाला मास। अरे सामने वाला मास कौन है? क्यू अपॉन टोटल मास, मास ऑफ स्फीयर प्लस मास ऑफ क्यू इनटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या मेरे भाई 2r लिख लेना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरे भाई मास ऑफ क्यूब उठा पटक दोगे? मास ऑफ स्फीयर पटक दोगे? आओ पटक के देखा जाए आ क्या रहा है। तो मेरे ख्याल है कि आप लिखोगे r बराबर, यहां लिखोगे मास ऑफ क्यूब दैट इज 16 रो आर क्यूब, और अपॉन क्या चलेगा मेरे भाई? यहां देखो 4 पाई आर क्यूब अपॉन क्या चलेगा बाबू? 3, और यहां चलेगा 16 रो आर क्यूब। बोलो सहमत है? और इंटू क्या चलेगा? 2r। अरे बोल सही है? आप देखो रो ने यहां रो चल रही, रो ने रो की रो से ले ली, आर क्यूब ने आर क्यूब की आर क्यूब से ले ली। अरे सहमत हो आप लोग? तो जरा आंसर देखो, क्या कुछ गंदा सा मिलेगा ऑब्वियसली। देखो ध्यान से, तो आर बराबर क्या मिला? 16 अपॉन, यहां पर एलसीएम हो जाएगा तो यहां ऊपर चला जाएगा 3, और 16 48 प्लस क्या आ जाएगा? 4, और इंटू क्या चलेगा बाबू? 2r। अरे बोलो सहमत हो? अब इसको सॉल्व करना मेरा काम, तुम्हारा हो जाएगा। मुंह देखना। अरे नहीं आ रहा क्या? डाउट है? उज्जवल जी दिक्कत बोले। वंस मोर। आयुष, अरे है किसी को दिक्कत? चेपो फटाक से फिर आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा सा डेटा कैलकुलेशन वाला है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं। अरे आप इस चीज को देख लो, दिमाग इस चीज को तो मत ही दिमाग लगाओ। ये आपने कहां से रखा? यहां से। ये कहां से रखा? यहां से। ये कहां से रखा? यहां से। सॉल्व कर लिया यार। नहीं आ रहा? तुरंत प्रभाव से छापे। फिर से अगेन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ भाई, उधर इजाजत है, ये वाली चीज। हाँ भाई, इसका किसी का आया आंसर? सेंट्रॉइड और ट्रायंगल का फॉर्मूला तो बड़ा जानलेवा है, हल्का सा है। सारे कोऑर्डिनेट निकाल लो, x1 + x2 + x3/3। आई डोंट नो। आओ भाई, मिलके करते हैं। इधर आओ, इधर आओ। देखो, आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अरे बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या मेरे भाई यहाँ पे होगा। नहीं आ रहा समझ? मतलब और आइडेंटिकल है, तो सबके मास को क्या यम 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 माना जा सकता है। तो आप कहोगे यम मास यहाँ रखा, यम मास यहाँ रखा, और यम मास यहाँ। नहीं आ रहा? डाउट है? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भैया हम इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये दूरी कितनी होगी, r। अरे नहीं आ रहा समझ? और आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा, 45। नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है? अरे बोलना पड़ेगा यार। इधर सुनो, क्यों 45 ये भी देखो, आप सोचो ना। इधर सुनो, इधर सुने मेरे भाई, वो इसीलिए तो आर नहीं होगा, इसलिए तो मैं बता रहा हूं। ये दूरी होगी आर, ये दूरी होगी आर, और 100% है कि ये दूरी होगी आर। अरे इसलिए तो भावुक नहीं होना है, बहुत ध्यान से काम करना है। ये दूरी है आर और ये दूरी है आर। मुश्किल लगा क्या? तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या मिला, आर कॉमा आर। अरे बोलो सही है? तो आपने एनालॉगस तुरंत डायग्राम बनाया कि एक पॉइंट तो मुझे मिला है आर कॉमा आर। वंस मोर, एक पॉइंट यहां पर मिला। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, ये दूरी कितनी है, 3r। अरे आर आर और ये कितना आर, तो कह दीजिए 3r। और फिर ऊपर कितना उठा, आर। तो मैंने कहा दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे इसी लाइन पे मिला है 3r, r। बोलो सहमत हो आप लोग? डाउट है ना? अब आप देखो ना ध्यान से, ये वाला कोऑर्डिनेट में y, इसका पहले y कोऑर्डिनेट देखो, इसका देखना, ये कितना है 2r और ये कितना है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब मेरे और एकदम मिड से पास करेगा। अरे सहमत हो आप लोग? और आपको बता दूं मैं कि भैया यहां पर कितना होगा, मुझे 3r तो y कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब संघर्ष किसमें है, x में। अरे सहमत हो आप लोग? अब आपसे मैं कहूं, इधर सुन ले बाबूजी लोग, इधर सुन ले। अरे इधर सुन ले, क्या हुआ? इधर सुनो, मेरी बात सुनो। आपको y मिल गया, y कितना मिला, 3 है। अरे सही बात है, कोई डाउट है? ये एकदम क्या मेरे भाई मिडिल में होगा, मिडिल में होगा, मतलब ये r तो ये भी, तो कह दीजिए क्या मेरे भाई 2r हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2r। अब मुझे बताओ वास्तव में तो मेरे भाई क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे? आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये क्या बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो सहमत है? आपसे सवाल ये नहीं पूछा सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा, आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अरे याद रखिए, सेंटर ऑफ मास इक्विलेटरल ट्रायंगल और सब पे मास इक्वल है, तो क्या मेरे भाई सेंट्रॉइड पे ही लाई करेगा।
मतलब बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के बजाय ये बेहतर है कि आप निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। अरे और सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल का अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन हो तो जो सेंट्रॉइड पता करना होता है सेंटर ऑफ मास वही होगा, वो कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन क्या कर देना है 3। अरे यानी कि कभी किसी ट्रायंगल के एक्स वाई जेड एक्स वाई कोऑर्डिनेट तीनों वर्टेक्स के पता हो तो आप क्या कीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो आप चुपचाप देख लो यहाँ पर पहले XUM अपन निकाल लेते हैं। XUM x1 दैट इज r 3r 4r प्लस 2 6r अपॉन 3। अरे आप कहोगे मेरे भाई 6r अपॉन 3 क्या मेरे भाई 2r आ गया है। ये बात याद रखना, ये किसका कोऑर्डिनेट निकाला है, सेंट्रॉइड का। हाँ ये अलग बात कि सेंट्रॉइड पे ही कौन बैठा होगा, सेंटर ऑफ मास। और आप देखें y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड अगर निकालना है तो आप लिखोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन क्या लिखोगे 3। यहाँ कौन है r, यहाँ कौन है r 2r, वहां कितना 3r, क्या 5r हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 5r अपॉन 3। वंस मोर तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो सेंट्रॉइड यानी सेंटर ऑफ मास आया है वो कितना आया मेरे भाई 2r 5r अपॉन 3। वंस मोर और भौंकने की जरूरत है, समझ में आया है, अरे बोल दो पप्पा, नहीं आ रहा क्या। ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स पता है तो उनका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। x1 वाले को जोड़ दो y1, अरे वंस मोर चेपो फटाक से फिर आगे बात कीजिए। इधर मिटा दिया जाए ये वाला, हाँ जी ये वाला ठीक है। देखो आओ देखना ध्यान, हाँ चेपो क्या हुआ मैडम, नहीं आ रहा क्या समझ, पीछे हाँ नहीं आ रहा क्या, दिक्कत लग रहा है बाबूजी, समझ आ रहा है। कुछ नहीं बेटा, ट्रायंगल कैसे बनाया मुझे पता है, इसका इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो अब तो मेरे लिए 3 मासेस हो गए और इन मासेस का सेंटर ऑफ मास अपने को बचपन से पता है। ये कोऑर्डिनेट कैसे लिया बेटा, ये कहाँ कब पहुंचोगी, जब आर इधर चलोगी और आर इधर चलोगी तो आर कम आर। यहाँ कब पहुंचोगी, जब ये 2r, ये आर ये आर तो ये आर, ऊपर आर चलेगा। जरा सुने ध्यान से भाइयों, अरे इधर सुने, पहले हाई बताओ सब जिंदा हो करेजा। किसी को दर्द कष्ट समस्या बाबू, अरे बोलना बाबू। अब सुनो जरा ध्यान से, अभी तक मैंने चर्चा किस पे करी है, सिमेट्रिक बॉडीज पे, बोलो क्लियर एकदम। लेकिन जीवन में हमेशा बॉडी सिमेट्रिक हो या यूनिफॉर्म हो ऐसा कोई जरूरी। तो अब हम किन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, जब बॉडीज हमारी क्या हो, एसिमेट्रिक प्लस यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तेल लेने जाए। सहमत है आप लोग?
इवन आपको सिमेट्रिक बॉडीज का भी कैलकुलेट करना है तो यही तरीका, आपने तो रट मारा है ना कि मास डिस्ट्रीब्यूशन। कौन आ रहा है क्या? कौन है बे? इतनी मोहब्बत है तुमसे, 11-11 कर रही है बस। सर चलिए आ लीजिए।